हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? नाइस नाइस। सभी स्टूडेंट जल्दी उठ गए आज और पढ़ने के लिए बड़े ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। चलो गुड है। तो सीए फाउंडेशन का एक सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ रखी है, आपने अकाउंटिंग पहले भी पढ़ रखी है। 11th में भी पढ़ी, 12th में भी पढ़ी। 11th और 12th की अकाउंटिंग को मैं यहां पर यूज करूंगा। आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको फिल्टर करूंगा और जो जो आपने पढ़ रखा है उसका टेस्ट भी होगा। तभी तो पता लगेगा कि आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है और अब आगे कैसे पढ़ना है। तो ये सभी चीजें हमें टेस्ट करनी है यहां पर, और हर चीज को टेस्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, और वो फोकस होना चाहिए हमारा कंसेप्ट्स पे। कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आपका कोर फोकस, अगर अकाउंटेंसी सीखनी है, अगर अकाउंटिंग में परफेक्शन लानी है, तो आपका कोर फोकस सिर्फ कंसेप्ट्स पे होना चाहिए। रट्टे नहीं मारने, क्रैमिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। जहां नहीं समझ आए, सर दोबारा समझा दो, सर एक बार फिर समझा दो, 2 बार समझा दो, लेकिन जब तक समझ नहीं आए तब तक समझते रहेंगे। ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल। जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट करते हैं। क्या किसी को पता है जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? बताइए होगा ऑब्वियसली। क्लास 11th में हमने अच्छे से पढ़ी है जर्नल एंट्रीज, हमें अच्छे से सारी जर्नल एंट्रीज आती हैं। आप कोई भी पूछ लो सर। तो चलो मैं आपसे जर्नल एंट्री पूछूंगा। आपने क्या करना है, आपने जर्नल एंट्री को अपने रजिस्टर में लिखना है। मैं आपसे जर्नल एंट्री पूछूंगा, आप अपने रजिस्टर में लिखोगे और फिर चेक करेंगे कि सही है या गलत है। तब पता लगेगा हमें जर्नल एंट्रीज अगर आती हैं तो कितना अच्छे से आती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली जर्नल एंट्री, रेंट पेड फॉर कैश। लिखो जल्दी से। फॉर्मेट तो आपको पता ही है, जर्नल का होता है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। लिखो फटाफट अपने रजिस्टर में कि रेंट पेड फॉर कैश की जर्नल एंट्री क्या होती है। ओके गुड। जर्नल एंट्री अपने रजिस्टर में लिखो, रेंट पेड फॉर कैश। सो बहुत सारे बच्चों ने, इनफैक्ट सभी बच्चों ने सही एंट्री लिखी होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहां पर लिख दिया होगा जो भी इस एंट्री का अमाउंट है, और नरेशन भी लिखी होगी बीइंग रेंट पेड फॉर कैश। और ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स की सही है एंट्री, मुझे पता है। चलो एक और टेस्ट। मैंने आपको कहा था ना टेस्ट जरूर लूंगा मैं आपका, पहले दिन से टेस्ट शुरू कर दिया मैंने आपका, देख लो। नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड अ मशीनरी फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। हमने राम से मशीनरी खरीदी उधार पर, क्रेडिट पे। लिखो एंट्री, लिखो जर्नल एंट्री अपने रजिस्टर में। हमने राम से क्रेडिट में मशीनरी खरीदी। डन। अब एंट्री सही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम। बट हो सकता है
हो सकता है शायद आप में से किसी ने लिख दी हो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, हो सकता है शायद कि किसी ने मशीनरी टू राम के बदले परचेजेस टू राम लिख दिया हो, क्योंकि हमने परचेज करी है। बट नहीं, आएगा तो मशीनरी ही। क्यों मशीनरी आएगा? क्योंकि सर परचेजेस वर्ड तब आता है जब हम गुड्स परचेज करते हैं। परचेजेस वर्ड कब आता है? जब हम गुड्स परचेज करते हैं, बट इस केस में हमने मशीनरी परचेज करी है, इसलिए मशीनरी टू राम आएगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि क्या पूछ रहे हैं सर, कहां लेके जा रहे हैं हमें? अभी 10 मिनट दो, देखना कहां लेके जा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये एंट्री मान लेते हैं सबने सही करी, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। अब मोहन से हमने गुड्स खरीदे हैं, अब क्या एंट्री होगी? ओके, एक डाउट आया है मेरे पास। उस बच्चे ने मेरे से यह पूछा कि सर क्या मशीनरी अकाउंट डेबिट पिछली एंट्री में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट गलत होगा? यस, गलत होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स जो होते हैं वो गुड्स के लिए यूज होता है। अगर आप मशीनरी के लिए यूज करना चाहते हो तो क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी यूज करो। बट द पॉइंट इज आपको सभी क्रेडिटर्स को अलग अलग डिनोट करना है, मतलब सबका नाम आपको अलग अलग लिखना है बच्चे। तो अगर राम से खरीदी है तो राम का नाम, शाम से खरीदी है तो शाम का नाम, जिससे भी आप परचेस करोगे आप उसी का नाम मेंशन करोगे। जैसे बेटा इस एंट्री में मैंने मोहन से खरीदा है तो मोहन इज अ क्रेडिटर, मोहन एक क्रेडिटर है, बट फिर भी मैं क्रेडिटर नहीं लिखूंगा, मैं एंट्री क्या पास करूंगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा यहां पे। अब किसी ने गुड्स तो नहीं लिख दिया, गुड्स कभी भी नहीं लिखते हैं। अगर गुड्स परचेज करेंगे तो वर्ड परचेजेस यूज करते हैं, गुड्स कभी भी नहीं लिखना। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है, डन। एनी डाउट टू एनीवन? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंट्री, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। रेंट ड्यू बट नॉट पेड, जर्नल एंट्री। रेंट ड्यू बट नॉट पेड, सर एकदम से इजी इजी एंट्री पूछते पूछते ये कहां आ गए हम? इतनी डिफिकल्ट एंट्री पूछ ली। डिफिकल्ट नहीं है ये, अगर आपने कंसेप्चुअली सीखा है तो ये बहुत आराम से हो जाएगी एंट्री। कंसेप्ट लगाओ अपने सारे। रेंट ड्यू बट नॉट पेड। ओके, एक एंट्री आई है मेरे पास, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। नाइस। और कोई बच्चा आंसर देना चाहे? ओके, सेम एंट्री आई है, गुड। चलो अब मैं सही एंट्री आपको बताता हूं। मैं तो कैसे एंट्री पास करता हूं पहले मैं आपको वो बताता हूं। ओके, मैं एंट्री ऐसे पास करता हूं कि सबसे पहले मैं ये सोचता हूं कि इसमें कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। इसमें मेरे दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक रेंट और एक आउटस्टैंडिंग रेंट। एक रेंट और दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट एक्सपेंस है और आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है। रेंट एक्सपेंस है
और आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है। रेंट ड्यू हो चुका है बट अभी तक हमने पे नहीं किया। रेंट ड्यू हो चुका है बट अभी तक हमने नहीं पे किया, बट ड्यू तो हो चुका है ना, इसका मतलब एक्सपेंस तो हो चुका है। अगर हम किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया पर पैसे नहीं दिए, खाना तो खा लिया, पैसे तो देने पड़ेंगे अब, मतलब एक्सपेंस हो गया है। अगर एक्सपेंस हो गया है इसका मतलब एक्सपेंस में इंक्रीज आया है। बट क्योंकि अभी तक पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी में भी इंक्रीज आ गया, और एक्सपेंस और लायबिलिटी दोनों में इंक्रीज, मतलब एंट्री पास होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। तो काफी सारे बच्चों की ये एंट्री सही भी थी, बट कुछ कुछ की एंट्री गलत थी। पर जिनकी भी गलत थी मुझे उनसे भी सही आंसर चाहिए। उसके लिए हमें यह समझ आ गया कि हमें जर्नल का कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। जर्नल में कैसे एंट्री पास करी जाती है, क्या रूल्स होते हैं, अकाउंट क्या होता है क्या नहीं होता, हमें समझ लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक एंट्री और ट्राई करते हैं, ठीक है? ओके, तो जिसमें भी ये लिखा था बहुत अच्छी बात है, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। जिसने कुछ और लिखा था उसको समझ आ गया, नहीं भी समझ आया तो ये एंट्री दोबारा आएगी, अभी चिंता मत करो। अभी मेरे पास बहुत सारी एंट्रीज की लिस्ट है, ठीक है? खैर, इसकी एंट्री बताओ। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को क्रिएट करो। सर, फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री पढ़ी थी। एक्सपेक्टेड आंसर्स आ रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर्स, ये दो आंसर्स आए हैं, एक्सपेक्टेड है। और कोई बच्चा? ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स भी आ रहा है। देखा, हल्की सी एंट्री ने मोड बदला, मतलब हल्की सी एंट्री में थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ी सी एंट्री का लेवल बढ़ा, तो लेवल बढ़ते ही कंसेप्ट्स खराब हो गए सारे। तो कंसेप्ट्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। पर यह एंट्री सही बताने का फिलहाल अभी ये टाइम सही नहीं है। टाइम सही आएगा जब कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। सो लेट्स रिवाइज द कंसेप्ट। कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट। मैंने सब बच्चों की एंट्री देख ली है, बहुत सारे बच्चों की एंट्री गलत है, सिर्फ एक या दो की सही है, ठीक है? तो जो अब नॉन कॉमर्स हैं, जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, सब कुछ है वो बेसिक से सुनो क्या होता है। बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं, रूल से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अपने दिमाग को रिफ्रेश करने का टाइम आ गया है। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा सुनो सारे, सभी बच्चे अब इधर ध्यान दो। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो सामने मैंने बना रखा है इसे हम बोलते हैं अकाउंट, कैश अकाउंट। दिस इज कैश अकाउंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट? अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक प्लेस होती है जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग्स से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। अकाउंट एक ऐसी जगह है जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग्स से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। जैसे ये कैश अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट। तो कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड होंगी।
तो इसीलिए ये कैश का अकाउंट है। तो अकाउंट की डेफिनेशन क्या हो गई? दैट इट इज अ प्लेस वेयर ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग आर रिकॉर्डेड। सो अकाउंट एक जगह है जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग से सारी चीजें रिलेटेड, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है एक ही जगह पे। ठीक है? ओके, सो इट्स ऑल्सो अ टी शेप फॉर्मेट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है टाइप ऑफ अकाउंट की, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि टाइप ऑफ अकाउंट हमेशा हम दो अप्रोच से पढ़ते हैं। पहली अप्रोच होती है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी अप्रोच होती है मॉडर्न अप्रोच। हम दोनों पढ़ेंगे, लेकिन अकाउंटिंग हम एक अप्रोच से करेंगे। फिलहाल पढ़ेंगे दोनों, लेकिन जब हम अकाउंटिंग करेंगे, जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, तब हम एक ही अप्रोच फॉलो करेंगे, दोनों अप्रोच फॉलो नहीं करेंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम दोनों पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। तो अकाउंट दो तरह के होते हैं, पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है? पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है? यह है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से एक अकाउंट में, अकाउंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, रियल एंड नॉमिनल। ये अकाउंट की टाइप है, तीन टाइप हो गई। कौन कौन सी? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब इन तीनों को समझना है कि पर्सनल क्या होती है, रियल क्या होती है और नॉमिनल क्या होती है। पहले बात करते हैं हम पर्सनल के बारे में। अगर हम पर्सनल अकाउंट के बारे में बात करें तो पर्सनल अकाउंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसको नेचर ने बनाया है, जो क्रिएशन ऑफ गॉड है। मतलब मैं, आप, सभी ह्यूमन बीइंग, वो सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर कवर होते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, अनिल, अशोक, अभिषेक, ये सब जो हैं ये होते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों ले लिया मैंने। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल जुडिशियल जो, एक सेकेंड, एक बच्चे ने डाउट पूछा है कि सर क्या हमें ये नोट करना है? जो नोट करना होगा मैं आपको खुद बताऊंगा। ये सब आपको मैं नोट्स दूंगा, उस नोट्स में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, आप सिर्फ समझने पे फोकस करो। क्लास खत्म होते ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे नोट्स आपके पास होंगे, लेकिन सिर्फ समझने पे फोकस करो। ठीक है? कुछ भी नहीं लिखना, जो लिखना होगा मैं अपने आप बता दूंगा। ओके, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वो होते हैं जिनको हमने बनाया है, जैसे कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस, जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे ये क्लोथिंग स्टोर या फिर ये बर्गर हाउस, इन दोनों को हमने बनाया है, इन दोनों का नाम हमने दिया है, तो ये एक एंटिटी है। तो ये हो गए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो दो तरह के हमने सीख लिए, पहला नेचुरल पर्सनल और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल। नेचुरल पर्सनल कौन? जो लोग हैं, सब ह्यूमन बीइंग, और आर्टिफिशियल जिनको हमने बनाया, जैसे कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस, ये सब। तीसरे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल वो होते हैं जो किसी और पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है वो रेंट जो ड्यू हो चुका है पर अभी तक हमने पे नहीं किया। बट द पॉइंट इज, ड्यू तो हो चुका है ना, पे तो करना है ना। किसको पे करना है? वो हमने पे करना है लैंडलॉर्ड को। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग रेंट
किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंडलॉर्ड को। कैपिटल अकाउंट किसे रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। बैंक अकाउंट किसे रिप्रेजेंट करता है? हमारे बैंक के अकाउंट को, जिसमें हमने अकाउंट ओपन करवा रखा है। तो ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, जिनका नाम हम कुछ और लिखते हैं पर वो रिप्रेजेंट किसी और को कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीपेड रेंट। अगर आप रेंट प्रीपेड कर दोगे या प्रीपेड सैलरीज, आपने सैलरी प्रीपेड कर दी, तो जिस बंदे को आपने पहले सैलरी पे कर दी है, ये उसे रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो होते हैं जो किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग रेंट डिनोट करेगा लैंडलॉर्ड को और आउटस्टैंडिंग सैलरी डिनोट करेगी एम्प्लॉइज को। तो ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं। दोबारा सुन लो, नेचुरल पर्सनल वो होता है जिसे हमने बनाया, जिसे भगवान ने बनाया है, जैसे कि मैं या आप। आर्टिफिशियल वो होते हैं जिसे हमने बनाया है, जैसे कंपनीज हो गई। कोई भी कंपनी ले लो, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, रिलायंस का एग्जांपल उठा लो, ये सब हमने बनाई हैं। ठीक है, कंपनीज हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए, एनपीओज हो गए, ये सब एक सेपरेट एंटिटी हैं, लेकिन ये भगवान ने नहीं बनाई, ये हमने बनाए हैं। तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल है। और तीसरे रिप्रेजेंटेटिव, जो किसी थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये होता है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप इसे नोट करो, दैट रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सिर्फ इतना नोट करो। ओके, सो कुछ डाउट्स आए हैं, एक एक करके पहले डाउट लेता हूं मैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर रिप्रेजेंटेटिव का कुछ एग्जाम्पल देना। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, ठीक है, प्रीपेड रेंट हो गया, या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपने कोई इनकम एडवांस में रिसीव करी है, वो हो गया। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये सब जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड पार्टी को। ओके, देखो उसके बाद जर्नल एंट्री अभी नहीं, जर्नल एंट्री बाद में, पहले इसको समझो। उसके बाद दूसरा डाउट आया मेरे पास, ओके देखो मैंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि ये एक ही बंदे को रिप्रेजेंट करेगा। देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंप्लॉय की होगी, बहुत सारे इंप्लॉयज की होंगी, बट ये रिप्रेजेंट तो इंप्लॉयज को कर रहे हैं ना। रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? ये इंप्लॉयज को कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गए। ओके, देन उसके बाद आया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट उसको रिप्रेजेंट करेगा जिससे हमने इनकम
एडवांस में रिसीव करी है। जिस भी पर्सन से हम इनकम एडवांस में रिसीव करेंगे वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगा। क्यों लायबिलिटी? क्योंकि अब हमें उसे सर्विस देनी पड़ेगी। ठीक है ना। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब यह हुआ कि हमने बैंक से एक ओवरड्राफ्ट निकाला, मतलब हमने थोड़ा सा कैश एक्स्ट्रा निकाला। आपको पता ना बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब यह होता है कि हमारा बैलेंस जितना है हमने उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया और हमने बैंक को देना है, तो ये हमारी लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या है? लायबिलिटी। और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? उस बैंक को जिस बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट लिया है, जैसे XYZ बैंक। जैसे मैंने एक्सिस बैंक से अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है तो मैं कभी भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सिस बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट किसे रिप्रेजेंट करेगा? एक्सिस बैंक को। गॉट माय पॉइंट? तो ये सबसे ज्यादा डाउट आया था, वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस रिप्रेजेंट करेगी उस पर्सन को जिससे हमने एडवांस में इनकम रिसीव करी है, और बैंक ओवरड्राफ्ट रिप्रेजेंट करेगा उस बैंक को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यस, डेटर्स तो बेटा, डेटर्स तो नेचुरल पर्सन हो गए ना। और अगर डेटर कोई कंपनी है जैसे XYZ लिमिटेड, तो उस केस में वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो जाएगा। ठीक है, बैड डेट्स आगे आएंगे। अभी बैड डेट्स को मत देखो, बैड डेट्स आगे आएंगे, बैड डेट्स पर्सनल में नहीं आएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक टैंजिबल एसेट्स और एक इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट वो होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, इनटैंजिबल वो होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते। टैंजिबल एसेट्स के एग्जांपल सुनो। टैंजिबल एसेट्स के एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल है मशीनरी, देन उसके बाद फर्नीचर, देन स्टॉक ऑफ गुड्स, एसेट है टैंजिबल, कंप्यूटर, देन बिल्डिंग, एंड द लास्ट वन इज कैश। और भी होते हैं बट इतने इनफ है। इनटैंजिबल एसेट्स के एग्जांपल आपको पता होंगे, गुडविल हो गया, कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, देन सॉफ्टवेयर हो गया, और देन नो हाउस हो गया। ये सब इनटैंजिबल एसेट्स होती है और ये सब रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। व्हीकल्स, गुड, ये सब आ गए। ठीक है, और इसका रूल होता है रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब कैश आया तो डेबिट, कैश गया तो क्रेडिट। मशीनरी आई तो डेबिट, मशीनरी गई तो क्रेडिट। कंप्यूटर आया तो डेबिट, कंप्यूटर गया तो क्रेडिट। ठीक है, इस रूल को नोट करो आप, फिर मैं बताऊंगा नो हाउस क्या होता है। इस रूल को नोट करो। इस रूल को पहले नोट कर लो आप, बताता हूं मैं। ओके, नो हाउस का मतलब होता है कि किसी प्रोडक्ट को कैसे बनाया जाता है, उसका एक फॉर्मूला। जैसे कोई मेडिसिन है, उस मेडिसिन को कैसे बनाया जाता है उसके फॉर्मूला को बोलते हैं हम नो हाउस। ठीक है, सो नो हाउ टू मेक अ समथिंग लाइक दैट। तो वो एक फॉर्मूला भी जो होता है वो हमारी एक इंटेंजिबल एसेट होती है अगर हम उसको किसी से परचेज करते हैं तो। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। तो रियल अकाउंट का रूल हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके आगे बढ़ते हैं हम नॉमिनल अकाउंट के ऊपर। नॉमिनल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में सबसे पहले कवर होते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस, खर्चे,
और लॉस जो भी हो चुका है, और दूसरा होता है रेवेन्यू और गेन्स। ठीक है, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इसमें फॉर्मूला होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। ये रूल होता है इसका। एक्सपेंसेस और लॉसेस के एग्जांपल लें तो सैलरी हो गया, रिपेयर्स हो गया, रेंट हो गया, परचेजेस हो गया, और उसके बाद आपका लॉस ड्यू टू फायर हो गया, और एम्बेजलमेंट हो गया। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी, धोखा देना। ठीक है, और रेवेन्यू और गेन की बात करें तो सेल्स हो गया, इनकम हो गई कोई भी, इंटरेस्ट रिसीव जैसे कमीशन रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो इसका रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। एक बच्चे ने पूछा है कि सर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट पूछा है उस बच्चे ने कि आउटस्टैंडिंग रेंट तो लाइबिलिटी होती है तो फिर वो नॉमिनल क्यों नहीं होता? क्या मैंने नॉमिनल अकाउंट में लिखवाया कि लाइबिलिटी होती है? लाइबिलिटी है वो, ये बात आप एग्री कर रहे हो कि आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी होता है, और नॉमिनल अकाउंट लाइबिलिटी होता ही नहीं है। नॉमिनल अकाउंट तो होते हैं एक्सपेंसेस और लॉसेस और रेवेन्यू और गेन्स, बस। तो आपने अपना आंसर खुद ही दे दिया कि आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी होता है, और लाइबिलिटी कभी भी नॉमिनल हो ही नहीं सकता। तो इस थर्ड रूल को भी नोट कर लो। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यस यश। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी, धोखा देना, या फिर कोई चीज आपने जैसे किसी इंप्लॉय को पैसे दिए, वो पैसे लेके भाग गया, तो उसे चोरी भी कह सकते हैं। लेकिन चोरी जो होती है वो कोई थर्ड पार्टी करती है, अगर कोई अपना इंप्लॉय करे तो वो धोखा हो जाता है। तो वो चीजें होती हैं एम्बेजलमेंट में। तो ये जो हमने रूल्स पढ़े, ये ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से थे, अकाउंट के हिसाब से, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के हिसाब से ये रूल थे। सबसे पहले इससे हम आगे बढ़े, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं। आप ये सभी 19 अकाउंट मैंने लिख कर दिए हैं, आप ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से बताओ कि कौन सा रियल होगा, कौन सा पर्सनल होगा, कौन सा नॉमिनल होगा। डाउट्स बाद में, पहले ये करो, कौन सा रियल होगा, कौन सा पर्सनल होगा, कौन सा नॉमिनल होगा। रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इसमें लिखकर बताओ फटाफट। टाइप नहीं करना, आपको अपने रजिस्टर में लिखना है, फिर मैं आपको चेक करवाऊंगा।
सो लेट्स चेक नाउ कि आपने सही लिखे हैं या कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है। चेक करते हैं। कैपिटल पर्सनल, ड्रॉइंग्स पर्सनल, कैश रियल, कैश इज रियल, इंटरेस्ट पेड नॉमिनल, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम होती है नॉमिनल, बैंक पर्सनल, बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल, बैड डेट्स रिटन ऑफ एक्सपेंस है नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग सैलरीज लाइबिलिटी है पर्सनल, प्रीपेड रेंट पर्सनल, परचेजेस एक्सपेंस है नॉमिनल, सेल्स रेवेन्यू है नॉमिनल, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है नॉमिनल, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है नॉमिनल, इंटरेस्ट अक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, पर ड्यू हो चुका है रिसीव नहीं हुई तो पर्सनल, गुडविल रियल, प्लांट एंड मशीनरी रियल, लीज होल्ड प्रॉपर्टी रियल, बिल्स रिसीवेबल पर्सनल। नाउ एनी डाउट इन एनी वन? इस 19 में कोई भी डाउट? इंटरेस्ट अक्रूड मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब हो गया ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो इसका मतलब वो उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो इसीलिए वो हो गया पर्सनल। सो ड्राइंग्स कैसे पर्सनल है? ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ड्राइंग्स नॉमिनल नहीं है, एक्सपेंस नहीं होता ड्राइंग्स हमारा एक्सपेंस नहीं होता है। ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है। ठीक है, तो ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है। ड्राइंग्स एक तरह का कैपिटल ही है। ओके, परचेजेस एक्सपेंस होता है, परचेज एक्सपेंस होता है। देखो इधर परचेज एक्सपेंस है और सेल्स रेवेन्यू है, और एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों नॉमिनल होते हैं। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड हमारा रेवेन्यू इनकम है, हमारी इनकम है, तो बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है, इसीलिए वो नॉमिनल। बिल्स रिसीवेबल पर्सनल क्यों है? बिल्स रिसीवेबल पर्सनल इसलिए हैं क्योंकि बिल रिसीवेबल उस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं जिस पर्सन से हमने पैसे लेने हैं। जिस पर्सन से हमने पैसे लेने हैं वो बिल्स रिसीवेबल में आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्स रिसीवेबल वो होता है कि हमने इस बिल के बेसिस पर उस पर्सन से पैसे लेने हैं, तो ये बिल उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके पास बिल्स पेबल है, इसीलिए ये पर्सनल हो गया। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं हम बैंक। बैंक बेटा उसको रिप्रेजेंट करता है, बैंक मैंने लिख दिया बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट कौन से बैंक में है उसको रिप्रेजेंट कर देगा, इसलिए वो पर्सनल हो गया। प्लांट एंड मशीनरी रियल होगा क्योंकि टैंजेबल एसेट है। ठीक है, सी एसेट और लायबिलिटी ये डिस्कस नहीं हो रहा है यहां पे कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, यहां डिस्कस हो रहा है रियल पर्सनल नॉमिनल के बीच में। और बैंक एसेट है ये मुझे भी पता है, बट एसेट होना
एसेट होना उसको रियल अकाउंट नहीं बोलेगा। क्या बैंक टेंजिबल एसेट है? क्या बैंक इनटेंजिबल एसेट है? सोच के देखो आप, बैंक तो एक अकाउंट है और वो अकाउंट कहां पर है हमारा? उस बैंक में, तो वो पर्सनल अकाउंट हुआ। ठीक है, बैंक टेंजिबल एसेट नहीं है। पर्सनल के सब पार्ट जानना आपके लिए इसमें जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अपनी अकाउंटिंग जो है ना, हम अपनी अकाउंटिंग मॉडर्न अप्रोच से करेंगे, विच इज बिट इजियर देन ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल पर्सनल की वैसे मैं बता देता हूं, रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी को आता है बेटा, वो उसको रिप्रेजेंट करता है जिसके पास बिल्स पेबल है। ठीक है, तो होपफुली मैंने सारे डाउट्स ले लिए, अगर कोई रह गया तो क्लास के एंड में ले लूंगा। आगे बढ़ते हैं, अभी फिलहाल हम एक डाउट रह गया है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है? ओके बेटा देखो ऐसा है, एक होता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी और एक होता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में जो राइट्स हो जाते हैं वो राइट्स भी ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन लीज होल्ड प्रॉपर्टी में जो राइट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए ट्रांसफर होते हैं सिर्फ, मतलब पर्टिकुलर पीरियड के लिए। जैसे अगर मान लो एक जगह गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट ने लोगों को उसे 99 इयर्स की लीज पर दे दिया। अब 99 इयर्स एक लंबी ड्यूरेशन है, तो 99 इयर्स के लिए उस जगह का बेनिफिट मेरे को मिलेगा, इसलिए वो मेरी एसेट बन जाती है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन 99 इयर्स खत्म होते ही वो जगह या तो सरकार वापस ले लेगी या फिर मुझे लीज रिन्यू करानी पड़ेगी। लेकिन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के अंदर वो जगह लाइफ टाइम के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाती है। तो ये फर्क होता है लीज होल्ड प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में। लीज होल्ड में एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मेरी होती है और फ्री होल्ड में लाइफ टाइम के लिए, हमेशा हमेशा के लिए वो मेरी हो जाती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड। तो दोनों हमारी एसेट होती हैं। कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड में ये डिफरेंस होता है, दोनों एक्सपेंस होते हैं। एक होता है फैक्ट्री में गुड्स को लाने का खर्चा इनवर्ड, और एक होता है फैक्ट्री से गुड्स को ले जाने का खर्चा आउटवर्ड। मतलब कैरेज ऑन परचेजेस और कैरेज ऑन सेल्स। कैरेज ऑन परचेजेस हो गया कैरेज इनवर्ड और कैरेज ऑन सेल्स हो गया कैरेज आउटवर्ड। परफेक्ट, ऑल डाउट्स क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर इसके आगे कोई डाउट है तो प्लीज क्लास के लास्ट में मैं पूछ लूंगा आपसे। ठीक है, अभी फिलहाल हम बढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच को एक बार रिवाइज करते हैं। 3 तरह के अकाउंट पढ़े, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। लेफ्ट साइड डेबिट होती है टी शेप में, राइट साइड क्रेडिट हो गई। ठीक है, पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का रूल हो गया डेबिट ऑल द लॉसेस, क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट्स। लॉसेस के साथ एक्सपेंसेस आ जाते हैं, प्रॉफिट्स के साथ रेवेन्यू आ जाते हैं। तो ये 3 रूल्स अभी हमने पढ़े, रिवाइज कर लिया। लेकिन अब हम बढ़ेंगे दूसरी अप्रोच पे, और दूसरी अप्रोच है हमारी मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में वो ये कहता है इस बार जो अकाउंट है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है, एंड दिस इज बिट इजियर देन ट्रेडिशनल अप्रोच। काफी इजी है, अच्छा लगेगा आपको, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। वो कहता है अगर आपके पास एक अकाउंट आया तो आप रियल, पर्सनल, नॉमिनल को भूल जाओ, सिर्फ इन 5 क्लासिफिकेशन को ध्यान रखो। पहला एसेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा एक्सपेंस, चौथा कैपिटल, 5वां रेवेन्यू। मतलब आपके पास मान लो बैंक आया तो बैंक एसेट होती है, कैश आया एसेट होती है, क्रेडिटर्स आए लायबिलिटी होती है, कैपिटल आया कैपिटल होती है, रेवेन्यू आया मतलब सेल्स आए रेवेन्यू होता है। तो ऐसे आप क्लासिफिकेशन करो।
और क्लासिफिकेशन करने के बाद बेसिक चीज समझा देते हैं। देखो, एसेट का ओरिजिनल बैलेंस होता है डेबिट, और एक्सपेंस का भी ओरिजिनल बैलेंस होता है डेबिट। लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इन तीनों का ओरिजिनल बैलेंस होता है क्रेडिट। अच्छा, वैसे जनरली पूछ रहा हूं, क्या आपको यह बात पता है कि हम डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर क्यों लिखते हैं? अगर आपके माइंड में यह है कि सर पहले दो अल्फाबेट्स लेते हैं तो फिर तो डीई और सीआर होना चाहिए था, बट हम डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर क्यों लिखते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? नो? यस? तो भी अच्छी बात है। नहीं आइडिया तो मैं बता देता हूं। डेबिट को डीआर लिखने का मतलब है इट्स अ डेबिट रिकॉर्ड, और क्रेडिट को सीआर लिखने का मतलब है दैट इट्स अ क्रेडिट रिकॉर्ड। तो डी आर सी आर, ठीक है? तो डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड। ओके, वेरी नाइस। तो जिसको भी पता था अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, और जिसको नहीं पता था उसे मैंने बता दिया दैट डीआर का मतलब होता है डेबिट रिकॉर्ड, सीआर का मतलब होता है क्रेडिट रिकॉर्ड। नाउ अब ये इनके ओरिजिनल बैलेंस होते हैं। एसेट का ओरिजिनल बैलेंस होता है डेबिट, एक्सपेंस का डेबिट, लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल का क्रेडिट। ठीक है? अब ये देखो, मैंने यहां पे भी लिख दिया दैट नेचर ऑफ एसेट, ओरिजिनल बैलेंस बोल लो या नेचर ऑफ एसेट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आर डेबिट, और यही अगर हम बात करें लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू की तो वो क्रेडिट होता है। आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। डेबिट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट किया जाता है, और डेबिट को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। तो इंक्रीज करने के लिए डेबिट, डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट। और वही हम लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू की बात करें तो इनका नेचर होता है लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू का क्रेडिट। तो डेबिट को, क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, और क्रेडिट को डिक्रीज करने के लिए डेबिट किया जाता है। क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट, और क्रेडिट को डिक्रीज करने के लिए डेबिट। अब इस रूल को अगर हम एक टैबुलर फॉर्म में चेंज करना चाहें तो टैबुलर फॉर्म में चेंज करने के बाद वो रूल ये बन जाता है कि कौन कौन सी टाइप ऑफ अकाउंट है। 5 तरह के: एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। उनका ओरिजिनल बैलेंस डेबिट, क्रेडिट, डिक्रेडिट जो भी है। इंक्रीज करने के लिए सेम, डिक्रीज करने के लिए ऑपोजिट। इस टेबल को आप नोट कर लो। दिस इज मॉडर्न अप्रोच या मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, और उसके रूल्स हैं। अब इसके बेसिस पे हम आगे चलेंगे। पहले आप इस रूल्स को नोट कर लो।
सो नोट कर लिया होगा आपने, एक डाउट आया है दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करूं तो नॉमिनल होता है, और एज पर मॉडर्न की बात करूं तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों आते हैं, तो हमें इन दोनों को कंबाइन करके चलना पड़ता है पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो पीएनएल अकाउंट जो है वो एक तरह का कॉम्बिनेशन हो जाएगा मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से रेवेन्यू और एक्सपेंस का, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके चलेंगे हम जब भी हम पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। जब हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे पीएनएल में तो एक्सपेंस के हिसाब से, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो रेवेन्यू के हिसाब से, क्योंकि इट्स अ मिक्सचर ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। ऑलराइट, अब एज पर इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज मॉडर्न अप्रोच, इट इज नॉट मैंडेटरी। ट्रेडिंग अकाउंट का सेम आंसर है। मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्री पास करना और बाकी रिकॉर्डिंग करना इजी हो जाता है, और जहां पर मॉडर्न अप्रोच नहीं यूज होगी वहां पे हम ट्रेडिशनल कर लेंगे। आती तो हमें दोनों है, हमने दोनों समझ ली है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी, जहां पर हमें मॉडर्न इजी लगेगी हम मॉडर्न लगाएंगे, जहां पर ट्रेडिशनल लगेगी ट्रेडिशनल लगाएंगे, ठीक है। नाउ अब आपने ये फिर से वही चार्ट है और इस चार्ट को अब आपने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से करना है, फटाफट मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। So capital is capital. Drawings is also considered under capital account. It's a contra account of capital. कैपिटल का उल्टा अकाउंट होता है, इसे हम कॉन्ट्रा कहते हैं, कॉन्ट्रा अकाउंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। कैश इज एसेट, इंटरेस्ट पेड इज एक्सपेंस,
डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू, बैंक एसेट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी, प्रीपेड रेंट एसेट, परचेजेस एक्सपेंस, सेल्स रेवेन्यू, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस, बैड डेट्स रिकवर्ड रेवेन्यू या फिर इनकम, एक ही बात है, इंटरेस्ट अक्रूड एसेट्स, गुडविल एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट और बिल्स रिसीवेबल अगेन एसेट। परफेक्ट। सॉरी, ठीक है। सर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ इज अ लॉस और एक्सपेंस। लॉस मतलब लॉस और एक्सपेंस का नेचर सेम होता है, तो लॉस ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ मतलब बैड डेट्स हो गए, तो लॉस और एक्सपेंस हो गया एक तरह का। अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो एसेट है हमारी। ड्रॉइंग्स कैपिटल का ही पार्ट होती हैं, तो कैपिटल का कॉन्ट्रा अकाउंट माना जाता है। बिल्स रिसीवेबल एसेट होते हैं क्योंकि हमें इस बिल से पैसे अभी आने हैं, ठीक है। इंटरेस्ट अक्रूड रेवेन्यू नहीं है, इंटरेस्ट रेवेन्यू होता है, इंटरेस्ट रेवेन्यू होता है, बट अगर इंटरेस्ट अक्रूड वर्ड यूज किया उसने, मतलब कि अक्रूड इंटरेस्ट की बात हो रही है। देखो, जब इंटरेस्ट अक्रू होता है ना, तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक इंटरेस्ट का, एक इंटरेस्ट अक्रूड का। इंटरेस्ट अक्रूड जो होता है वो एसेट होता है और इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, ठीक है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी, 99 ईयर्स के लिए उसका बेनिफिट मैं लूंगा तो वो मेरी एसेट है, ठीक है। कैरेज इनवर्ड इज एक्सपेंस, ओके। लाइबिलिटी नहीं होगी बेटा, लाइबिलिटी नहीं होगी। सी, एसेट और रेवेन्यू में अगर आपको कंफ्यूजन है, एसेट और रेवेन्यू में, तो वो आपको कंफ्यूजन मैं बताऊं क्यों है। आपको कंफ्यूजन है इसकी वजह से। किसकी वजह से? इंटरेस्ट अक्रूड की वजह से। अब इसका मतलब क्या है? इंटरेस्ट अक्रूड, मैं यहां पर नेम ऑफ द अकाउंट की बात कर रहा हूं बेटा, एंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट की बात कर रहा हूं। इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट का मतलब यह है कि एक ऐसा अकाउंट कि हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है पर अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई चीज अगर ड्यू हो गई है और आगे जाके फ्यूचर में रिसीव होगी, मतलब वो बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो वो हमारी एसेट मानी जाएगी। अगर होता इंटरेस्ट इनकम तो रेवेन्यू होता। तो एसेट और रेवेन्यू में आपको ध्यान यह देना है कि यहां पर हम बात नेम ऑफ द अकाउंट की कर रहे हैं। तो अकाउंट की जब भी बात होगी, जैसे प्रीपेड रेंट, हमने रेंट पे कर दिया और अब हम जो वो एडवांस रेंट पे किया हुआ है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो वो मेरी एसेट हो गई। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर इंटरेस्ट लिखा है, ना रिसीव्ड लिखा है ना पेड लिखा है, तो आप उसे रेवेन्यू मानोगे या एक्सपेंस? बेटा कोई ना कोई क्वेश्चन में जरूर चीज होगी जिससे मैं उसको इंटरेस्ट या एक्सपेंस को अज्यूम कर पाऊं। अगर लोन होगा क्वेश्चन में तो मैं उसे एक्सपेंस मानूंगा,
अगर क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी तो मैं उसे इनकम भी मान सकता हूं, और अगर वो डेबिट साइड पे दिया होगा तो एक्सपेंस मानूंगा, क्रेडिट साइड पे दिया होगा तो इनकम मानूंगा। ठीक है। अच्छा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी में बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर पीरियड तो इसका फिक्स्ड है, तो इसे एसेट कैसे मान सकते हैं? एक बात बताओ, मशीनरी का पीरियड भी तो बेटा एक होता है, मशीनरी भी तो यही होता है, इतने से इतने दिन तक चलेगी फिर खराब हो जाएगी, हम तब भी तो उसको एसेट मानते हैं, क्योंकि मशीनरी हमें एक लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देती है। सिमिलरली लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी हमें एक लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देगी। तो अगर लॉन्ग टर्म तक कोई चीज हमें बेनिफिट देने वाली है तो एसेट होगी वो मेरी। गॉट माय पॉइंट? ओके। अगर लोन और इन्वेस्टमेंट दोनों ही, तो बेटा बता रहा हूं ना मैं कि अगर एसेट साइड, अगर डेबिट साइड पे इंटरेस्ट दिया होगा तो एक्सपेंस होगा, क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट दिया होगा तो इनकम होगी। ठीक है, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें सीखने हैं 5 स्टेप्स ऑफ जर्नलाइजिंग। जर्नल एंट्री करने के 5 स्टेप्स। अगर कोई ऐसी जर्नल एंट्री आ जाए जो आपको नहीं समझ आ रही है, जो आपको नहीं पता लग रहा कि जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, या आपको डाउट है कि ये होगी या ये होगी, तो उस केस में बेटा ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लेना, आपकी जर्नल एंट्री सही आएगी एकदम। ये 5 स्टेप सिर्फ, और ये स्टेप्स आपको नोट भी करने हैं। ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 1 है कि सबसे पहले आप ये देखोगे कि उस एंट्री से कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होने वाले हैं। उस एंट्री से कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे, सबसे पहले आप ये चेक करोगे। तो स्टेप 1, डिटरमाइन द अकाउंट दैट आर अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन। मिनिमम 2, मैक्सिमम जितने भी, 2 से कम नहीं होंगे कभी भी। ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 ये कहता है कि वो जो अकाउंट आपने सेलेक्ट करे हैं वो टाइप कौन सी है। अब टाइप में 2 अप्रोच आती हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। आप प्रायोरिटी मॉडर्न को देना। तो टाइप ऑफ एसेट 5 होती है मॉडर्न में, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, यही होती है ना। तो कौन सा टाइप कौन से अकाउंट में है, हम वो ढूंढेंगे। परफेक्ट। स्टेप 2 नोट कर लो, स्टेप 2 भी। स्टेप 3, तो स्टेप 1 ये था कि सबसे पहले कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे ये डिसाइड करो। स्टेप 2 कहता है कि वो अकाउंट कौन सा टाइप का है ये अफेक्ट करो, ये सिलेक्ट करो, सॉरी। तीसरा स्टेप ये कहता है कि ये देखो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, और उसको देखने के लिए ये रूल्स का टेबल अप्लाई करना पड़ेगा। और ये रूल्स का टेबल आप ऑलरेडी बना चुके हो, तो सिर्फ स्टेप 3 लिख लो, डिटरमाइन द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, अप्लाई रूल्स ऑफ मॉडर्न और ट्रेडिशनल, जो भी अप्रोच आप उस टाइम पे लगा रहे हो। ठीक है। स्टेप 4, स्टेप 4 ये कहता है कि इसके बाद आप अमाउंट देखो कि अमाउंट क्या रहेगा। डिटरमाइन द अमाउंट्स बाय विच द अकाउंट्स आर टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। किस अमाउंट से आपको डेबिट और क्रेडिट करना है ये सेलेक्ट करो।
determine the amounts by which the accounts are to be debited and credited. The last step, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दो, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री, और वो आपको रिकॉर्ड करनी आती है, अभी आपने करके दिखाई थी मुझे, समथिंग अकाउंट डेबिट टू समथिंग। तो ये 5 स्टेप्स जर्नलाइजिंग आपके लिए बहुत इजी बना देंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने रेंट ड्यू बट नॉट पेड, ऊपर वाली एंट्री तो हमने ऑलरेडी कर ली थी, नीचे वाली भी मैंने बता दी थी। लास्ट स्टेप है बेटा सिर्फ रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। फोर्थ एंट्री, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब यह है कि रेंट ड्यू हो चुका है बट अभी तक पे नहीं हुआ। इसमें 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, पहला रेंट का और दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट का। पहला रेंट और दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट। रेंट हमारा एक्सपेंस होता है और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी होती है। स्टेप 1 क्या था, अकाउंट देखो लिख दिए। स्टेप 2 क्या था कि अकाउंट के बाद टाइप ऑफ अकाउंट देखो, लिख दिया एसेट और लायबिलिटी। स्टेप 3 क्या था, रूल्स अप्लाई करो और देखो डेबिट होगा या क्रेडिट। देखते हैं, एक्सपेंस का ओरिजिनल बैलेंस होता है डेबिट और लायबिलिटी का ओरिजिनल बैलेंस होता है क्रेडिट। क्योंकि एक्सपेंस भी बढ़ा और लायबिलिटी भी बढ़ी, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। तो हमने डिसाइड कर लिया कि रेंट डेबिट होगा और आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट होगा। अमाउंट फिलहाल क्वेश्चन में नहीं दिए तो सीधा जर्नल एंट्री पास कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 5 स्टेप्स ऑफ जर्नलाइजिंग। पहला, डिटरमाइन द नेम ऑफ अकाउंट, रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट। दूसरा, टाइप ऑफ अकाउंट, एक्सपेंस लायबिलिटी। तीसरा, अप्लाई रूल्स, नेचर होता है डेबिट और क्रेडिट, इंक्रीज करना है इसलिए डेबिट और क्रेडिट ही रखा। चौथा, अमाउंट फिलहाल क्वेश्चन में नहीं गिवन था, इग्नोर कर दिया। और पांचवा, रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री, कर दी रिकॉर्ड। जो एंट्री डिफिकल्ट लगे उसमें ये स्टेप्स लगा दो और कोशिश करो पहली 10-12 एंट्री में तो जरूर लगाओ। देखते हैं आगे। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन बनाना डाउटफुल डेट्स का, यहीं पे छोड़ा था ना हमने। डाउटफुल डेट्स के प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बनाने का मतलब क्या होता है? प्रोविजन बनाने का मतलब होता है पहले से ही खुद को प्रिपेयर करना कि आगे जाके एक लॉस हो सकता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब यह है कि आने वाले टाइम में, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो फिर एंट्री भेजना आप मेरे को, आने वाले टाइम में कोई लॉस हो सकता है, उसके लिए आज ही से प्रिपेयर करके चलना। और ये रूल होता है प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। डू नॉट एंटिसिपेट द प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। जितने भी पॉसिबल लॉसेस आने वाले फ्यूचर में होने वाले हैं उसके लिए आज से तैयार हो जाओ। और हम लॉसेस कहां से चार्ज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लॉसेस कहां से चार्ज करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो अगर मैं इसमें 2 अकाउंट सोचूं तो पहला होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, यही दो होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर, अब आप ही ने सर कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंस भी हो सकता है, रेवेन्यू भी। फिलहाल हम P&L बना रहे हैं, मतलब हम प्रोविजन बना रहे हैं, तो प्रोविजन बनाना हमारा एक्सपेंस कंसिडर होगा।
एक्सपेंस डेबिट होता है, एक्सपेंस का नेचर ओरिजिनल बैलेंस डेबिट होता है और डेबिट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट किया जाता है। इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और फिर दूसरा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट होगा। ठीक है, अब कई बच्चों ने डेटर्स लिखकर भेजा। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं डेटर्स क्यों नहीं आएगा। डेटर्स इसलिए नहीं आएगा बेटा कि अगर आपने डेटर्स को क्रेडिट कर दिया इसका मतलब आपने उसे बैड डेट मान लिया। सोच के देखो, आपने डेटर्स क्रेडिट करते ही डेटर का बैलेंस कम कर दिया, दैट मींस आपने उसे अपना बैड डेट मान लिया। अरे भाई मानना नहीं है, अभी हो सकता है प्रोविजन बना रहा हूं, हो सकता है ना भी हो, तो प्रोविजन बना रहे हैं, हो सकता है बैड डेट्स हो सकता है बैड डेट्स ना हो, तो इसीलिए हम इसको डेटर्स में से क्रेडिट नहीं कर सकते और डेटर डेबिट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। डेबिट करने का मतलब है आप डेटर का बैलेंस बढ़ा रहे हो, एक तरफ आप प्रोविजन बना रहे हो, एक तरफ डेटर का बैलेंस बढ़ा रहे हो। तो ये गलतियां कंसेप्ट की वजह से होती हैं क्योंकि आपको नेचर नहीं पता। डेटर कौन होते हैं? डेटर हमारी एसेट होते हैं। एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है सर। अब अगर आप इसे डेबिट करोगे दैट मींस आप इसे इंक्रीज कर रहे हो और अगर आप इसे क्रेडिट करोगे दैट मींस आप इसे डिक्रीज कर रहे हो। और प्रोविजन बनाने के लिए डेटर्स को ना इंक्रीज करना है ना ही डिक्रीज करना है। तो यू विल गेट टू नो कि अगर आप कोई गलत एंट्री कर रहे हो तो क्यों गलत कर रहे हो। यह जानना बहुत जरूरी है, तभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो जिस भी बच्चे ने डेटर को डेबिट या क्रेडिट किया था उसे क्लियर हो जाना चाहिए कि डेटर बीच में नहीं आएगा। अब दो बच्चों का डाउट यह आया कि सर पीएनएल अकाउंट क्यों? क्योंकि सारे लॉसेस पीएनएल से चार्ज होते हैं। सारे लॉसेस कहां से चार्ज होते हैं? पीएनएल से। गुड। अब एक बच्चे ने बहुत बढ़िया डाउट पूछा मेरे से। वो ये कहता है कि सर व्हेन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट तो हम डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करके लिखते हैं। क्या आपको पता है इसकी दूसरी प्रेजेंटेशन जो होती है वो ये होती है कि हम यहां पर डेटर लिखें और यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखें। क्या आपको यह बात पता है? कि डेटर्स एसेट साइड पे है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटी साइड पे है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम डेटर को क्रेडिट कर देंगे, अगर हम डेटर्स को क्रेडिट कर देंगे तो इसका मतलब यह हो गया कि यह माइनस होके नहीं प्रेजेंट होगा, यह सीधा माइनस हो गया। डेटर्स को क्रेडिट करने का मतलब यह है कि आपने इसे डेटर्स में से बैलेंस शीट बनाने से पहले ही माइनस कर दिया। तो डेटर्स में नेट बैलेंस आएगा। अगर आप डेटर को क्रेडिट करोगे तो डेटर्स का क्या आएगा? नेट बैलेंस। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेटर्स में से लेस करना, इट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन पर्पस से दिखाया जाता है कि कल को अगर बैड डेट्स हो जाते हैं तो हमारे डेटर्स में से ये बैलेंस भी माइनस हो जाएगा, पर अभी हुए नहीं है। तो इट इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन। डेटर्स में से माइनस करना नहीं है हमें डेटर्स में से माइनस उतने ही बैड डेट्स करने होते हैं जितने एक्चुअल में हुए हैं। अब एक बच्चा यह कह रहा है कि सर एक बात यह बताओ कि जब आप खुद अपने आप बोल रहे हो कि अभी तक डेटर्स बैड डेट्स नहीं हुए तो आप उसे पीएनएल से क्यों चार्ज कर रहे हो फिर? बेटा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस प्रिंसिपल यह कहता है कि अगर कोई पॉसिबल लॉस भी है तो उसको भी चार्ज कर लो, उसे भी रिकॉर्ड कर लो।
इस वजह से कर रहा हूं मैं। तो मैं प्रूडेंस प्रिंसिपल को इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। और रही बात फाइनल अकाउंट्स की एंट्री की, तो फाइनल अकाउंट्स की एंट्री को बेटा यहां पर लाके कंफ्यूज मत करो, काफी कंफ्यूज हो जाओगे आप। और वैसे ये एंट्री फाइनल अकाउंट्स की है। प्रोविजन हमेशा साल के एंड में बनता है, ठीक है जी। कोई डाउट रह गया है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। You can consider provision for doubtful debts as your liability. प्रोविजन एक तरह की लाइबिलिटी होती है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर 5 स्टेप जर्नल एंट्री के एक बार दोबारा बता दो। तो पहला स्टेप था बेटा अकाउंट डिटरमाइन करना, यहां मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। दूसरा स्टेप था टाइप ऑफ अकाउंट डिटरमाइन करना कि कौन सा टाइप ऑफ अकाउंट है, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस या फिर तीसरा कहां है मेरा अकाउंट डिटरमाइन करना, टाइप ऑफ अकाउंट। चौथा तीसरा स्टेप हो गया डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है, कौन से अकाउंट को, ये डिटरमाइन करो। चौथा स्टेप है अमाउंट क्या होगा, अमाउंट टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। और पांचवा स्टेप पास द जर्नल एंट्री। यस, प्रोविजन इफ इट इज नॉट यूज देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट, क्योंकि अभी हम उसे अपना एक्सपेंस मान रहे हैं। तो अगर वो यूज नहीं होता तो हम उसे प्रॉफिट मान लेते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट वाला पॉइंट मैंने सिर्फ इतना बताया है कि हम उसे डेटर्स में से माइनस करके दिखाते हैं फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस, बट एक्चुअल में हम उसे डेटर्स में से माइनस नहीं करते, ठीक है। प्रोविजन इज नॉट एन एक्सपेंस, प्रोविजन इज नॉट एन एक्सपेंस, प्रोविजन एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि प्रोविजन हमें फ्यूचर के बाद पता लगेगा, मतलब फ्यूचर इवेंट पे पता लगेगा कि वो एक्सपेंस कितना बना और कितना नहीं बना, ठीक है। आपको प्रोविजन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। प्रोविजन वो होता है जो फ्यूचर में ये पता लगेगा, हमें ये पता है कि लायबिलिटी है, हमें ये पता है ये होने वाला है, पर किस अमाउंट से होगा हमें ये नहीं पता, उसे हम प्रोविजन कहते हैं। मतलब when liability is fixed but amount is not fixed is known as provision, ठीक है। हाँ देखो, बैड डेट्स की एंट्री और रिवर्सल की एंट्री ये सब अभी समझेंगे हम आगे आगे धीरे धीरे, एक साथ सारी एंट्रीज मत समझो। मेरे पास पूरी एंट्रीज 55 56 एंट्रीज मैंने आपके लिए बना रखी हैं और वो सब मैंने आपको करवानी है, वो सब कवर होंगी, धीरे धीरे चलो बस, ठीक है। फिलहाल हम जिस एंट्री पे हैं उस एंट्री को समझने की कोशिश करो, अगर वो समझ आ गई है तो आगे वाली एंट्रीज मैं बताऊंगा। जब चैप्टर खत्म करूंगा तब आप अपने हिसाब से जो एंट्री उस टाइम पे पूछोगे तब मैं डाउट ले लूंगा, ठीक है, ओके। तो ये 5 स्टेप मैंने ऑलरेडी लिख रखे थे, तो मैं इसे यहां से इरेज कर रहा हूं। ओके, अब हम इसके बाद बढ़ते हैं। एक एंट्री में आपसे पूछूंगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। जल्दी एंट्री बताओ इसकी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अगर हम इसको अपने स्टेप वाइज सोचें तो हमारा पहला स्टेप बनता है कि नेम ऑफ द अकाउंट एनालाइज करो। तो नेम ऑफ द अकाउंट में सबसे पहले आएगा डेप्रिसिएशन, और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी।
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट होती है। एक्सपेंस और एसेट दोनों का नेचर डेबिट होता है। एक्सपेंस बढ़ रहा है और एसेट कम हो रही है तो ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। मतलब मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो मैंने आपको नेचर के साथ बता दिया कि डेप्रिसिएशन एसेट होता है, प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट होता है। एसेट हो या एक्सपेंस दोनों का नेचर डेबिट होता है, बट इससे एक्सपेंस बढ़ रहा है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो डेबिट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट और डेबिट को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट। नाउ अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर अब आपने पीएनएल अकाउंट क्यों नहीं यूज किया डेप्रिसिएशन के बदले? क्योंकि डेप्रिसिएशन, ध्यान से सुनना, मैंने पीएनएल अकाउंट क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि इसके बाद जब ईयर एंड होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट ईयर एंड पे नहीं बनता, पूरे साल बनता है, प्रोविजन ईयर एंड पे बनता है, लेकिन जब ईयर एंड होगा तब मैं पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा डेप्रिसिएशन को। ठीक है, क्लियर हुई बात? ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन अकाउंट को पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा इकट्ठा, पूरा इकट्ठा। ठीक है, लेकिन पूरे साल अकाउंट बनता है, इसीलिए हम उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब आप ये सोचोगे कि सर डेप्रिसिएशन तो साल के एंड में लगता है, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम मिड ऑफ द ईयर में कभी एसेट बेच देते हैं तो हम उस डेट तक का भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं, आपको याद होगा। अगर हमने मिड ऑफ द ईयर में या फिर किसी भी मंथ में हमने अगर एसेट को बेचा तो जिस टाइम हम सेल करेंगे हम उस टाइम भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो साल का पूरा डेप्रिसिएशन इकट्ठा लास्ट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो इसी के बेस पे अब हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम कुछ और जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। ये वो जर्नल एंट्रीज हैं जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे, जिसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारी अच्छी अच्छी जर्नल एंट्रीज लिख दी हैं। मैंने वो सब जर्नल एंट्रीज नहीं लिखी कि राम इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज कैश इन हिज ओन बिजनेस और ये सब चीजें, नहीं, वो तो बहुत इजी हैं। मैंने यहां पर थोड़ी बेटर एंट्रीज लिखी हैं, वो एंट्रीज जिसमें डाउट्स आने के चांसेस होते हैं। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स, 10 मिनट दो, उसके बाद मैं आप सब लोगों के डाउट्स ले लूंगा, सिर्फ 10 मिनट। ठीक है, सो सबसे पहले 10,000 ड्यू फ्रॉम सुरेश आर नाउ इररिकवरेबल। हमने सुरेश से 10,000 रुपए लेने थे बट अब वो नहीं आएंगे। बैड डेट्स, यही एंट्री पूछ रहे थे आप में से एक बच्चा। यहां पर एक अकाउंट होगा बैड डेट्स का, और क्योंकि अब नहीं आएंगे तो दूसरा अकाउंट हो गया सुरेश का। बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है या लॉस है, एक्सपेंस या लॉस कुछ भी ले लो, और डेटर्स, सुरेश जो है वो हमारा डेटर है, डेटर हमारी एसेट होती है। इन दोनों का नेचर डेबिट होता है। बैड डेट्स का अमाउंट बढ़ेगा और सुरेश का अमाउंट कम होगा, तो ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। मतलब हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुरेश with ₹10,000. ओके,
नोट कर लो ये एंट्री नोट कर लो। 10,000 ड्यू फ्रॉम सुरेश आर नाउ इररिकवरेबल, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुरेश 10,000। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि डेटर्स बहुत सारे हैं और हमें सिर्फ सुरेश को बैड डेट मानना है, इसलिए हम डेटर वर्ड नहीं यूज कर सकते। और इसमें सुरेश का नाम ना होता तो हम डेटर्स लिखते, पर अगर सुरेश का नाम है तो हम सुरेश लिखेंगे। ठीक है, क्लियर। घनश्याम इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, घनश्याम इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट and we received from his official receiver 50 पैसा इन अ रूपी। नाउ 50 पैसा इन अ रूपी का मतलब है 50%। 50 पैसा इन अ रूपी का मतलब है 50% ऑफ 50,000, दैट इज 25,000। मतलब 25,000 रिसीव हो गए हैं और 25,000 अभी रिसीव होने हैं या अब नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है और अब ये फाइनल सेटलमेंट आ रही है। तो इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट 25,000 जो रिसीव हो गए हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट जो अब रिसीव नहीं होंगे 25,000 टू घनश्याम 50,000। ठीक है, नोट कर लो इसे, और अगर डाउट है तो पूछ लो। इसमें इस एंट्री में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। इस एंट्री में हमने घनश्याम से 50,000 रुपीज लेने थे, 50,000 लेने थे, बट उसने हमें 50,000 लेने थे बट उसने हमें सिर्फ 50% दिए। तो इसमें पहला अकाउंट हो गया कैश का, क्योंकि कैश आया इसमें। फिर इसके बाद आया बैड डेट्स का, क्योंकि आधा पैसा डूब गया। और फिर आया घनश्याम का। ठीक है बेटा, अब कैश हमारी एसेट है, बैड डेट्स एक्सपेंस है और घनश्याम एसेट है। तीनों का नेचर डेबिट होता है, पर कैश बढ़ा, बैड डेट्स भी बढ़े और घनश्याम का बैलेंस कम हो गया। ठीक है, तो कैश बढ़ा तो डेबिट, बैड डेट्स बढ़े तो डेबिट, बट बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट। ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड कहां से आ गया? अभी तो बैड डेट्स हो रहे हैं, रिकवर्ड का मतलब ही नहीं है। रिकवर्ड तो तब आएगा जब बैड डेट्स हो जाएंगे, उसके बाद रिकवर होंगे। यहां तो बेटा अभी बैड डेट्स की एंट्री चल रही है कि पैसा आना था घनश्याम से, आधा आया, आधा डूब गया। हां, कैश के बदले आप बैंक लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। कैश टू बैड डेट रिकवर्ड तब होगा जब आपको कैश, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने इस घनश्याम से पैसे लेने थे, घनश्याम इंसॉल्वेंट हो गया, उसने पैसे नहीं दिए, खत्म बात, वो बैड डेट्स हो गए। बाद में घनश्याम ने पैसे दे दिए तो वो बैड डेट रिकवर्ड। यहां अभी बात चल रही है कि उसने 50 देने थे, आधे दे दिए, आधे डूब गए, तो उस केस में अभी बैड डेट्स हो रहे हैं। ओके,
तो ओनली दिस एंट्री इज करेक्ट। एक बच्चे ने 2 एंट्रीज भेजी हैं, वो करेक्ट नहीं है, यही सही एंट्री है। बैड डेट रिकवर्ड कहीं नहीं आएगा, यहां पे बैड डेट रिकवर्ड नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट एंट्री, या आई विल शेयर, वेट। ओके, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 5000। वो कह रहा है लास्ट ईयर हमने बैड डेट्स राइट ऑफ करे थे, वो रिसीव हो गया। अब यहां पर लास्ट ईयर बैड डेट राइट ऑफ करे थे, मतलब लास्ट ईयर हमने उसे बैड डेट मान लिया था, बैड डेट्स मान लिया, बैड डेट्स की एंट्री कर दी, अब वो रिकवर हो गए हैं, इससे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। हमने उसे बैड डेट ऑलरेडी मान लिया था, अब वो रिकवर हो गए हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 5000। एक छोटी सी बात, सर अगर यहां पे लिखा होता फ्रॉम मोहन, तो क्या बैड डेट रिकवर्ड के बदले मोहन आता? सर अगर बैड डेट्स रिकवर्ड मोहन के होते, तो क्या बैड डेट्स रिकवर्ड के बदले मोहन का नाम आएगा? नो, बैड डेट्स रिकवर्ड के बदले मोहन का नाम नहीं आएगा, क्योंकि मोहन का बैलेंस आप ऑलरेडी, ध्यान से सुनना, जब आप बैड डेट्स मानते हो, जब आप बैड डेट्स की एंट्री करते हो, तो आप डेटर को ऑलरेडी क्रेडिट कर देते हो उसी टाइम, तो दोबारा क्रेडिट करने का कोई रोल नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? दोबारा बता रहा हूं, सुनो, जब हम बैड डेट्स की एंट्री करते हैं तब हम डेटर को क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए अगर कल को बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो हम डेटर को उस टाइम पर क्रेडिट नहीं करेंगे। ठीक है जी, और ये एंट्री तो मैंने आपको बताई दी है, क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो 2000 रुपीज से ये एंट्री तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, ओके, नाउ लेट्स टेक सम फ्यू डाउट्स और उसके बाद फिर मैं आगे बात करूंगा। एक बच्चा ये कह रहा है कि सर एक बात बताओ, हाँ पढ़ लिया मैंने डाउट आपका भी, मैं सबका डाउट ले रहा हूं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक बच्चा ये कह रहा है कि सर अगर आपने यहां बैड डेट्स को डेबिट किया था, तो जब बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाएंगे तो आपको बैड डेट्स को ही क्रेडिट करना चाहिए था। ऐसा नहीं होता बेटा, बैड डेट्स को आपने लास्ट ईयर डेबिट किया था और आपने उसे अपना लॉस लास्ट ईयर मान लिया था, एंड रिकवरी ऑफ दैट लॉस इज योर प्रॉफिट, तो वो एक अलग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, यहां पर उस लॉस की रिकवरी हुई है, तो ये एक अलग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि उस लॉस को आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पीएनएल से चार्ज कर चुके थे। ठीक है, ओके, एक आया कि सर अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेटर्स का अमाउंट क्यों रिड्यूस नहीं होगा?
देखो आप डेटर्स में से उसे सब्ट्रैक्ट करके प्रेजेंट करते हो। प्रेजेंट करते हो मतलब आप दिखाते हो कि देखो ये डेटर्स हैं और ये हो सकता है डाउटफुल डेट्स हो जाएं, तो ये फाइनल अमाउंट आएगा। लेकिन बेटा एक्चुअल में अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपके डेटर्स कितने हैं, अगर एक्चुअल में आपसे कोई पूछेगा कि आपके डेटर्स कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? ओरिजिनल अमाउंट। आप कभी भी नहीं कहोगे कि ये है, ये हो सकता है तो ये हो जाएगा। नो, ओरिजिनल डेटर्स आपके वही रहेंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करना सिर्फ एक प्रेजेंटेशन होती है। ओके, बैड डेट रिकवर्ड पीएनएल की क्रेडिट साइड पे आता है, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी इनकम होती है। ओके, अब एक डाउट आया, अगर बैड डेट्स सेम ईयर में ही रिकवर हो जाए तो हम उसको बैड डेट्स मानेंगे ही नहीं। अगर वो बैड डेट्स रिकवर हो गए सेम ईयर में ही, इस साल आने थे इसी साल आ गए, तो फिर बैड डेट मानने की जरूरत क्या उसको? तो आप बैड डेट्स अगर मान लोगे और बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री भी कर दोगे, तो उस केस में वो डेबिट में भी आएगा, पीएनएल में क्रेडिट में भी आएगा, तो नेट ऑफ हो जाएगा अपने आप ही, अपने आप नेट ऑफ हो जाएगा वो। ओके, सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेट इफेक्ट ऑफ द एंट्री। नेट इफेक्ट कभी भी नहीं करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको याद होगा, आपने लास्ट 12th क्लास में, अब जो बच्चे के पास कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ सकती है, अभी फिलहाल 2 मिनट के लिए। 12th क्लास में आपने एक एंट्री पढ़ी थी शेयर कैपिटल की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इन सबकी नेट एंट्री तो बैंक टू शेयर कैपिटल बनती है, तो बीच में ये अकाउंट क्यों लिखते थे आप? मत लिखो, नेट एंट्री पास करो, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल। बट नहीं कर सकते ना, क्योंकि डेट्स का डिफरेंस होता है, हमें क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करना होता है। पीएनएल में जो भी आइटम जाएगी वो 31 मार्च को जाएगी, तो क्या उससे पहले हम पीएनएल से चार्ज नहीं करेंगे? नहीं, हम उसको बैड डेट्स में इकट्ठा करते जाएंगे और लास्ट में जाके उसे पीएनएल से चार्ज करेंगे। तो सिमिलरली डेप्रिसिएशन पीएनएल से चार्ज होना है, लेकिन कब? साल के एंड में, ईयर एंड में। तो हम पूरे साल उसको डेप्रिसिएशन लिखकर चलेंगे और ईयर एंड में चार्ज कर देंगे। तो नेट इफेक्ट, नेट एंट्री आप डायरेक्टली पास नहीं करोगे। तो ऑलमोस्ट मैंने सबके डाउट्स ले लिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट बच गया हो तो आप बता दो। और कई बच्चे मेरा पर्सनल फोन नंबर पूछ रहे हैं, तो वो है 9911818666, 9911818666। दिस इज माई पर्सनल नंबर, आप इसे नोट कर लो। इट्स 9911818666। क्लास खत्म होते ही मैं आपके ग्रुप में, जो आपका ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, उसके अंदर मैं आपको आज की क्लास के नोट्स सेंड कर दूंगा। और हम प्रैक्टिस कहां से करेंगे इसकी टेंशन आप मत लो, इसकी टेंशन मैं लूंगा। तो इसीलिए आप इस चीज की टेंशन मत लो, वो टेंशन मुझे लेने दो। प्रैक्टिस करवाने का काम मेरा है, आप समझने पे, कंसेप्चुअल लर्निंग पर ध्यान दो बस। 2 डाउट्स हो रहे हैं, पहले वो ले लेता हूं। शोइंग डेटर्स लेस प्रोविजन, रीजन कैन बी एवरी ट्रांजैक्शन हैज डबल इफेक्ट। सी, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करना, इट्स नॉट एन इफेक्ट, इट्स अ प्रेजेंटेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड, इट्स अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो डबल इफेक्ट एंट्रीज का होता है, और एंट्री हमने पास करी है पीएनएल टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डुअल इफेक्ट है। ओके, और पीएनएल टू डेप्रिसिएशन कैसे पास हुई बेटा एंट्री? जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तब एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी। जब जब पूरे साल में डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करोगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट करोगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर वो सारा का सारा डेप्रिसिएशन हम पीएनएल में डाल देंगे। ओके, तो एक लास्ट डाउट वो ये
कि बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड अगर सेम ईयर में हो जाए तो हम क्या करें, तो आप बैड डेट्स को बैड डेट्स की तरह ट्रीट करो, बैड डेट्स रिकवर्ड को बैड डेट्स रिकवर्ड की तरह ट्रीट करो। एंड व्हेन यू विल प्रिपेयर P&L अकाउंट, तो आपके डेबिट साइड पे आ रहे होंगे बैड डेट्स और क्रेडिट साइड पे आ रहे होंगे बैड डेट्स रिकवर्ड, तो वो अपने आप सेट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, वो अपने आप सेट ऑफ हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बैड डेट्स को बैड डेट्स की तरह, बैड डेट्स रिकवर्ड को बैड डेट रिकवर्ड की तरह ट्रीट करो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आई विल रिप्लाई जैसे भी पॉसिबल होगा, जिस टाइम भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप उस पर मैसेज करके मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।